हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाया करेंगे, जिससे आप अपडेटेड रहोगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए, भूगोल जो होता है उसको हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो है मानव भूगोल और एक है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी, अ, पेड़ पौधे, ठीक है, नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और मानव भूगोल में हम उन्हीं पृथ्वी को मानव के निवास के रूप में पढ़ते हैं, और संसाधनों से मानव का क्या संबंध है, किस तरीके से वो उनके साथ अन्योन्य क्रिया करके फायदा उठाता है, ये सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव भूगोल से क्या समझते हो। तो देखिए, जो भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल के तहत होता है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भौगोलिक वातावरण यानी कि जो भौतिक वातावरण है, और जो मानवीय क्रिया है यानी मानव की जो क्रिया है, उसके बीच में जो अंतर संबंध है या फिर जो विभिन्नताएं हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया है। इसके बाद क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी में तीन डेफिनेशन दे रखी है, तीन परिभाषा दे रखी है मानव भूगोल की। तो कई बार पेपर में ये परिभाषाएं आ जाती है, तो वो आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए वो पहले परिभाषा दे देते हैं और बाद में पूछ लेते हैं बताइए किससे रिलेटेड है, यानी किसने ये परिभाषा दी है। तो उसमें ऑप्शन में दे देंगे आपको नाम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीन परिभाषाएं जो है वो कौन सी परिभाषा किसने दी है। तो मानव भूगोल को लेकर रेट जेल ने क्या परिभाषा दी है, सबसे पहले ये समझिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी पूछी जाती है। तो रेड जेल जो है ये कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल को ये क्या मानते हैं कि जो मानव समाज है और जो धरातल है उसके बीच में जो संबंध है, उसका संश्लेषित अध्ययन जो है वो मानव भूगोल है। ये किसने कहा है, रेट जेल ने कहा है। तो ये पेपर में आ सकता है, कई बार आपसे दे देते हैं पेपर में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ लिया जाता है पेपर में। सेकंड जो आपकी परिभाषा है वो ये है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने परिभाषा दी है, एलन सी सैंपल। पेपर में आपके सामने परिभाषा रख देंगे और चार ऑप्शन दे देंगे, बताइए किसने ये परिभाषा दी है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो बिल्कुल नाम याद करके जाना कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है, तीसरी परिभाषा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य में जो संबंध है, उसकी अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। किसने कहा ये, पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है पेपर में काफी ज्यादा कि मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। यानी मानव भूगोल के तहत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, यानी स्कोप आपसे पूछा हुआ है एक तरह से। ठीक है, तो किन चीजों का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अब जनसंख्या में बहुत तरह की चीजें हैं, जनसांख्यिकी, ठीक है, वहाँ के डेमोग्राफी के बारे में, वहाँ पे लिंग अनुपात कैसा है, ठीक है, किस जगह पे कितनी आबादी है, कहाँ पे सघन आबादी है, कहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे कम लोग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के तहत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या की क्षमता, कि उनकी क्या क्षमता है, ठीक है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है कि किसी प्रदेश के संसाधन, कि वहां पे कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से संसाधन हैं, और फिर उन संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है, और उन संसाधनों का नियोजन यानी कैसे उसकी प्लानिंग की गई है, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट हो रहा है, इन सभी चीजों का अध्ययन किस में होता है, मानव भूगोल के तहत होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक अच्छा पॉइंट है कि सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन भी मानव भूगोल के तहत किया जाता है। तो ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। पेपर में सीधा सीधा पूछते हैं, आसान है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत लिख देते हैं। तो बिल्कुल दिमाग में इस चीज को बिठा लो। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, ये स्टेटमेंट है एक तरह से। ठीक है, स्टेटमेंट भी आपके पेपर में बहुत आती है। तो स्टेटमेंट ये है कि विकास की आरंभिक अवस्था में मानव जो था वो प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की जो प्रचंडता है उससे डरता था, और प्रकृति की पूजा करता था। ये कथन जो है वो मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा से संबंधित है, तो इसको हम निश्चयवाद की विचारधारा कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे पर्यावरणीय निश्चयवाद भी लिखा रहता है और कई जगह पे केवल निश्चयवाद भी लिखा रहता है। तो दोनों में से कुछ भी हो तो आपको वो ही सही मानना है। ठीक है, तो इसको निश्चयवाद भी कहा जाता है और पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है, दोनों इसके नाम है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य
परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। इस कथन को आप उदाहरण देके बताइए। यानी कि देखिए भौतिक भूगोल, मैंने आपको बताया था ना, भूगोल को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, एक तो भौतिक भूगोल हो जाता है और दूसरा मानव भूगोल हो जाता है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में परस्पर क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। तो इसी के आपसे क्या बोलती है, एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि जो भौतिक भूगोल है और जो मानव भूगोल है, इन तत्वों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। ये तो हमें पता ही है, हम सीधा ये लिखेंगे। इसके बाद देखो भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण, जैसे कि भौतिक भूगोल में क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जैसे भूमि हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी हो जाएगी, पदार्थ हो जाएंगे, जल हो जाएगा, जलवायु हो जाएगी, ठीक है, पहाड़ वगैरह, वो सब भौतिक भूगोल में आ जाता है, जो फिजिकली हम दिखता है हमें। और वहाँ की वनस्पति हो जाएंगी ये, यानी भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल, ये सभी मनुष्य के रहन सहन और उसकी आर्थिक सामाजिक क्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी उस पर प्रभाव डालते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, कहीं ना कहीं इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। अब देखिए आपको पता है कि मानव जो है वो अ, जब भी रहता है तो वो ज्यादातर समतल में रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो प्रभावित हो रहे हैं इन चीजों से, जो भी चाहे अच्छी जलवायु में रहना चाहते हैं लोग, ऐसी जगह में रहना चाहते हैं जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ हो, ठीक है, जहाँ पे जल उपलब्ध हो, तो ये चीजें देखी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से प्रभावित होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट और भी बहुत अच्छा है कि प्रकृति जो है वो मनुष्य के कार्य और जीवन को निश्चित करती है, यानी मनुष्य के कार्य और जीवन को कहीं ना कहीं प्रकृति जो है वो प्रभावित करती है, निश्चित करती है। मानव जो है वो जीवन, मानव जीवन जो है वो प्राकृतिक साधनों पर ही आधारित है, कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इन्हीं प्राकृतिक साधनों द्वारा मानव को रोजगार मिलता है, फसल चक्र, परिवहन के साधन, ये सभी कहीं ना कहीं इन जो पर्यावरणीय संसाधन है इससे प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति से दूर हम रह नहीं सकते। इसका ना ज्यादा अच्छा एग्जांपल आपको इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसमें मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ लो इस चीज को, सेकंड चैप्टर में आपको कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तीसरा है कि प्रकृति मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करती है, यानी प्रकृति जो है मानव को विकास के लिए खूब अवसर देती है और मानव जो है वो इन अवसरों का उपयोग करके विकास करता भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कि इसमें आपको पता लग जाएगा कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में इनके जो तत्व हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं हमें अंतर संबंध देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन ये काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है आपके कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उदाहरण सहित स्पष्ट करो, यानी निश्चयवाद की जो विचारधारा है वो आपसे पूछ ली। इसके बाद देखो इसी में एक ऑप्शन में दे देते हैं क्वेश्चन, कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं कि अपनी आरंभिक अवस्था में मानववाद प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मानव जो था वो प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है, समझाना है। तो यहाँ पे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद समझाएंगे, ठीक है, समझते हैं इसे, बहुत ही आसान है, एक बार सुन लोगे तो बस दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए क्या था कि स्टार्टिंग में जब मानव आदिम अवस्था में था, यानी जब मानव को, मनुष्य को ज्यादा जानकारी नहीं थी, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, संसाधनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उस समय वो क्या करता था, प्रकृति में रहता था, प्रकृति के नियमों का पालन करता था, प्रकृति से बहुत ज्यादा डरता था। बिजलियां कड़क जाती थी आकाश में तो वो डर जाता था, उसे लगता था शायद जो ईश्वर है वो उनसे नाराज हो रहा हो, ठीक है, ज्यादा बारिश आ जाए, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए तो वो डर जाता था कि प्रकृति उनसे नाराज है, इस तरीके की चीजें सोचता था, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज उस टाइम पे नहीं थी, आदिम अवस्था में था मनुष्य विकास की। तो लेकिन धीरे धीरे बाद में विकास हुआ। तो इसको समझते हैं पूरी स्टोरी की कैसे क्या था। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में, जिसे हम आदिम अवस्था कह सकते हैं, ठीक है, आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिक ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ज्ञान है वो बहुत ही निम्न था, यानी बिल्कुल भी उसे ना के बराबर नॉलेज थी। उस समय मानव क्या करता था, विकास की आदिम अवस्था में था, यानी शुरुआती स्टेज में था। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव जो था वो निष्क्रिय था, यानी प्रकृति जो थी, प्रकृति ही सबसे मेन थी, मानव जो था प्रकृति के नियमों को नहीं जानता था, इसलिए वो एक तरह से निष्क्रिय था और प्रकृति के अनुसार उसने अपने आप को ढाल लिया था, यानी उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, ठीक है, क्योंकि उसे प्रकृति के नियम वगैरह नहीं पता थे। इस अवस्था में मानव जो था वो प्रकृति की सुनता था और उसकी प्रचंडता से डरता था। मानव प्रकृति की पूजा भी करता था इस समय में। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा जो सुविधाएं मिलती है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिया था, ठीक है, बिल्कुल जैसे प्रकृति कहेगी वैसा ही मानव को रहना है। और इस सामंजस्य को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कि पहले के समय में क्या था, जब मानव को ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो वो प्रकृति के नियमों का पालन करता था, उससे डरता था,
की पूजा करता था। तो इसी अवस्था को हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा कह सकते हैं। इसके बाद क्या है, संभववाद। फिर धीरे धीरे मानव क्या है, प्रकृति के नियमों को समझने लगा, उसको ज्ञान होने लगा, वो आदिम अवस्था से आगे बढ़ के आधुनिक होने लगा धीरे धीरे। तब एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि संभववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी समझिए। देखिए क्या होता है, समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, उनको नॉलेज होने लगती है, और अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करते हैं। क्योंकि जब नॉलेज होगी तो टेक्नोलॉजी का विकास होगा, प्रौद्योगिकी का विकास होगा। फिर क्या है, वो अभाव वाली, शुरू में क्या होता था, मानव अभाव वाली अवस्था में रहता था। अब वो अभाव वाली अवस्था से निकलकर स्वतंत्रता की अवस्था की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे नॉलेज हो रही है। पर्यावरण से जो संसाधन उसको मिले हैं, वो उन संसाधनों से क्या है, संभावनाओं को जन्म दे रहा है कि उन संसाधनों से वो कई तरह की अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता है, नई नई चीजों का आविष्कार कर सकता है। ये था। और मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। तो मानवीय क्रियाओं की जो छाप है वो हमें सब जगह दिखती है। जैसे कि देखो, मानव ने क्या करा अपनी क्रियाओं के द्वारा, जैसे जैसे उसे नॉलेज हुई तो उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो मानव ने क्या करा, जो उच्च भूमि थी वहां पे स्वास्थ्य विश्राम स्थल बना दिए, विशाल नगरीय नगरों का बहुत ज्यादा प्रसार कर दिया, खेत स्थापित किए, खेत बनाए गए, खेती की जाने लगी। ठीक है, जो फलोद्यान मैदान थे, वो मैदान बनाए गए वहां पे, मतलब पेड़ पौधे, फलों के पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए। फिर पहाड़ी जो थी, पहाड़ियों में उसने चरागाह स्थापित कर दी। ठीक है, जो तट थे, समुद्र तट थे, वहां पे पत्तन बना दिया। महासागरीय तल जो था वहां पे समुद्री मार्ग बना दिया, यानी कि महासागरों का इस्तेमाल वो समुद्री मार्ग के रूप में करने लगा। यहां तक कि अंतरिक्ष में उसने उपग्रह तक भेज दिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मानवीय क्रियाओं की छाप है ये। आगे इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखो, शुरू में क्या था, मानव जो था आदिम अवस्था में था, उसे नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसे नॉलेज हुई तो उसने क्या करा, बेहतर करा, यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया, और ये सारी चीजें मानव ने करके दिखा दी। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, उस समय के विद्वानों ने इसको नाम दिया संभववाद। ठीक है, इसी को संभववाद के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है भाई, कि कई बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है संभववाद वाला, लेकिन ऐसे नहीं आता सीधा सीधा। जैसे मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, बताइए संभववाद की संकल्पना है, उसको समझाइए, ऐसे नहीं आता। स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे कि आपके सामने एक स्टेटमेंट है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने दे देंगे, बताओ इसके बारे में स्पष्ट करो कि ये कौन सी विचारधारा है। तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि संभववाद से संबंधित है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं आगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए सेम स्टेटमेंट आपके सामने, एक प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपभोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। और इस कथन, ये जो कथन है, ये मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा को दर्शाता है, आपसे पूछ लिया है, इसकी कोई दो विशेषता बताओ। समझ गए, यानी कि आपको सीधा क्वेश्चन ना पूछ के घुमाकर आपसे पूछ लिया, कोई स्टेटमेंट दे दी, तो क्वेश्चन का आंसर तो वही रहेगा जो हमने पढ़ा है। तो बस आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अब आंसर देखो, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। देखो ये जो है, ये मानव भूगोल की जो संभववाद वाली जो विचारधारा है, ये उससे संबंधित है, ये आप जानते हैं। इसके बाद देखो, समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन है उससे संभावनाओं को जन्म देता है कि नई नई चीजों को बनाया जा सकता है। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं जो है कहीं ना कहीं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती है, और मानवीय क्रियाओं की छाप हमको चारों तरफ नजर आने लग जाती है। कहीं हॉस्पिटल बना दिए, कहीं पत्तन बना दिए, कहीं पे समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाने लगा, कहीं पे उपग्रह छोड़ दिए। तो ये सारा कहीं ना कहीं मानवीय जो क्रिया है उसकी छाप हमें दिखने लग जाती है। तो यही क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तैयार रहना, पेपर में चाहे जैसे आए आपको आंसर कर देना बिल्कुल फटाक से, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए एक बार, प्रकृति पर देखो, वही अभी जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल सेम, उन्हीं स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। आपको कुछ एग्जांपल देके बताना है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है ना इसका आंसर, तो देखिए फिर से आपको आसान लगेगा। ये कह रहे हैं कि प्रकृति अवसर देती है और मानव उसका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पे जो मानव के प्रयास है उसके छाप दिखने लगते हैं। जैसे कि देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है, पहाड़ियों में चरागाह का उपयोग करना, ये मानव ने करना शुरू किया। महासागर जो है उसमें उसका समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग। अब समुद्र जो महासागर जो है वहां पे जहाज लाकर, जहाज के जरिए वो उसको एक मार्ग की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मानव इस्तेमाल कर रहा है। फिर क्या है, उच्च भूमि जो है, बढ़िया भूमि जो है, वहां पे क्या है,
स्वास्थ्य विश्राम स्थल स्थापित कर दिए, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ दिए, कृषि, नगर, पुल, इन सब चीजों का निर्माण कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मानव की क्रियाकलापों की छाप दिखती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक ही चीज है लेकिन उससे घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमने क्या करा, हमने निश्चयवाद पढ़ लिया। निश्चयवाद में क्या था, जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद, उसमें हमने क्या पढ़ा कि मानव जो था आदिम अवस्था में था। ठीक है, उसे ज्ञान नहीं था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति की पूजा करता था। लेकिन बाद में मानव को जब ज्ञान हुआ तो उसने टेक्नोलॉजी का विकास कर दिया, तो उसको हम संभववाद के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो निश्चयवाद है, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, इसके बीच की भी एक संकल्पना है जिसको नव निश्चयवाद कहा जाता है। यानी जो इन दोनों के बीच की संकल्पना, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में हो सकता है आपसे ये दोनों ना पूछकर सीधा नव निश्चयवाद पूछ लें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ नव निश्चयवाद की कोई विशेषता बता दो, 2 3 4 5 जितने भी पूछ लें। फिर ऐसे भी आ सकता है कि नव निश्चयवाद जो ग्रिफिथ टेलर की देन है, ये जो विद्वान थे इनकी देन है, जो दो विचारधाराओं के मध्य में संतुलन बनाने का प्रयास है, स्पष्ट करो। ये भी ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नव निश्चयवाद जो संकल्पनात्मक ढंग से निश्चयवाद और संभववाद के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करती है, इसको स्पष्ट करना है। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पेपर में पूछ सकते हैं। हो सकता है इन तीनों तरीके से ना पूछकर कोई चौथा टाइप इस क्वेश्चन का बना दे और पेपर में पूछ ले। तो कंफ्यूज नहीं होना भूल कर भी, बस समझ लो आंसर को। देखिए, ये जो नव निश्चयवाद की विचारधारा है, इसको समझ लो पहले। ये विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करती है। ये स्टार्टिंग में ही हमें पता लग गया, ये क्वेश्चन से ही पता लग गया इतना तो। इसके बाद क्या है, ये विचारधारा कहती है कि पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पे बल देती है। यानी कि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, और जो भी समस्या उसको सुलझाएं बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो ये इस पे बल देती है। फिर क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरह अ, निर्भर हो सकता है, ठीक है, और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र होकर जी सकता है। ये किसके अनुसार है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद जो पुरानी व्यवस्था है उसमें कहते हैं कि मनुष्य ना तो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर हो सकता है और ना प्रकृति से अलग होकर रह सकता है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना जरूरी है मानव को, और उसको प्रकृति को विनाश से बचाना भी होगा। ये दोनों चीजें करनी है, यानी प्रकृति के नियमों का पालन भी करे और इसको विनाश से बचाए। फिर क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का भी ख्याल रखें। यानी प्रकृति की लिमिटेशन का ध्यान रखना है। क्या होता है कि अंधाधुन प्रयोग होता है, अंधाधुन, इसी को ध्यान में रख के ये नव निश्चयवाद वाली ये जो संकल्पना है ये हमारे सामने आई है। इसमें एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। आपको पता है औद्योगिकरण के कारण जब ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जाने लगे तो क्या करा जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा जंगलों को नष्ट किया जाने लगा। अब जंगल नष्ट होंगे तो प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। तो यही आपको बता रखा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करो लेकिन प्रकृति की सीमाओं का भी ख्याल रखो। ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब औद्योगिकरण हो रहा हो तो ऐसे में जंगलों को नष्ट होने से बचाना चाहिए, ज्यादा जंगलों का विनाश नहीं होने देना। दूसरा क्या है कि जब जब खनन होता है, खनन किया जाता है प्रकृति से, नीचे से, भूपरपट्टी से, जब संसाधन जो है वो निकाले जाते हैं, जो खनिज संसाधन निकाले जाते हैं, उस समय में दोहन बहुत ज्यादा होता है जमीन का, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उस दोहन को कम करना, दोहन से बचाना, ये कुछ बातें की गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, इसके बीच की एक विचारधारा है जिसको नव निश्चयवाद कहते हैं। नव निश्चयवाद क्या बोलते हैं कि पर्यावरण को हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको नुकसान से बचाना है। ठीक है, तो ये नव निश्चयवाद है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, ये जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसके लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। उदाहरण से आपको बताना है। देखिए, बिल्कुल मनुष्य टेक्नोलॉजी का विकास तभी कर पाया जब उसको प्रकृति के नियम पता लगे। अगर उसको टेक्नोलॉजी का विकास करने से पहले मान लो उसको नियम पता ही नहीं होते तो टेक्नोलॉजी का विकास ही नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही आपको बताना है। देखो, टेक्नोलॉजी किसी भी प्रौद्योगिकी को, मैं टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है कि उस समाज का सांस्कृतिक जो विकास है वो किस लेवल का हो रखा है। फिर क्या है कि मानव जो है वो प्रकृति के नियमों को समझकर ही टेक्नोलॉजी का विकास कर सकता है। जैसे कि देखो, जब घर्षण और ऊष्मा के बारे में पता लगा तभी तो आग की खोज हो पाई।
अगर मान लो ये चीज़ पता ही नहीं होती तो आग की खोज ही नहीं हो पाती, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर डीएनए और आनुवंशिकी के जो रहस्य हैं, अगर ये नहीं पता लग पाते तो बहुत सारी बीमारियों पे कभी कभी भी उसका इलाज, उसकी मेडिसिन बन ही नहीं पाती। तो डीएनए और आनुवंशिकी की जो जानकारी मिली उसके बाद ही बहुत सारी बीमारियों पे कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर पाए हैं। इसके बाद क्या है कि वायु की गति के नियमों को समझने से, जब वायु की गति के नियम को समझा, तभी तीव्र गति से चलने वाले जो एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, वो विकसित किए गए। अब मान लो वायु की गति के नियम नहीं पता होते तो कभी भी वायुयान विकसित नहीं नहीं किए जा सकते थे। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, बिल्कुल याद रखना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में कई बार घुमा के पूछते हैं, ये दिक्कत होती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पेपर में आता है और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र बताइए। अब देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, ये क्षेत्र है, इसे उप क्षेत्र मत समझना। ये वाले जो है ये क्षेत्र है, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये क्या है, ये क्षेत्र है। मान लो मानव भूगोल के क्षेत्र पूछे तो आपको इनमें से कोई भी लिख दो, लेकिन आपसे पेपर में क्षेत्र पूछते ही नहीं है, आपसे ये बोलते हैं बताइए मानव भूगोल के कोई 3 या 4 उप क्षेत्र बताइए। तो अब ऐसे में आपको उप क्षेत्र याद रखने हैं, और कभी भी ऐसे नहीं पूछते कि सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले उप क्षेत्र बताओ या जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आने वाले, ऐसे नहीं पूछेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ मानव भूगोल के उप क्षेत्र, ठीक है, यानी उप क्षेत्र बताइए। तो इसमें आप बता सकते हो ये सारे के सारे उप क्षेत्र हैं, ये जितना भी ये बीच का है ये सारा। इसमें आप व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, इतने सारे, इसमें से कोई 4 याद कर लो। पेपर में अगर आ जाए तो आप इसको लिख लेना, ठीक है, ताकि कोई भी मतलब आपसे मिस्टेक ना हो पेपर के अंदर। और एक और क्वेश्चन आता है काफी ज्यादा, वो यहाँ पे है, उपागम वाला कई बार आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको उपागम वाला बताऊंगा। एक क्वेश्चन है कि ये जो ग्रिफिथ टेलर थे, इनका संबंध कौन सी विचारधारा से है, तो नव निश्चयवाद से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ। एक कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है पेपर में, ना तो नितांत आवश्यकता, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा आवश्यकता की स्थिति और ना ही बहुत ज्यादा स्वतंत्रता की दशा, ये कौन सी विचारधारा का समर्थन करती है, तो ये भी नव निश्चयवाद की विचारधारा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार कि बताइए मानव भूगोल के उपागम बताइए, ये आपके सपोर्टिंग में भी दे रखा है एमसीक्यू में, ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है आपके एमसीक्यू में पूछ लें या डायरेक्ट पूछ लें, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, मानव भूगोल के कई सारे उपागम हैं, यानी लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि आपको 6 उपागम दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, उसमें से आपको 2-3 तो पता होने चाहिए। जैसे कि देखो, मानव भूगोल के उपागम में आता है अन्वेषण और विवरण, यानी मानव भूगोल के तहत क्या किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, विवरण दिया जाता है किसी जगह का, ठीक है, किसी जो प्रदेश है उसका विश्लेषण किया जाता है, क्षेत्रीय विभेदन किया जाता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विभेद किया जाता है कि वहां पे क्या डिफरेंट है, स्थानिक संगठन, फिर इसके बाद है भूगोल का उत्तर आधुनिकवाद, और इसके बाद है मानवतावादी, आमूलवादी या फिर व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। ये क्वेश्चन जो है ये पूछ सकते हैं पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो चैप्टर जो है ये छोटा सा है, ठीक है, चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, उसी में से पूछते हैं हर बार। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके पास डिस्कस कर दिए, ठीक है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ पूछना हो तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, और मैं माफी चाहता हूँ अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपको कुछ पूछना आप मैसेज डाल दो, मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद, जय भारत।